नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का वीडियो है ये और इसमें ऑलरेडी इस सीरीज का एक तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। फरवरी मंथ का हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जो कि समसामयिकी क्रॉनिकल के शॉर्ट नोट्स हैं। ये किताब आप अगर यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो परचेज कर लिया करो। मंथली मैगजीन है ये, 40-50 रुपए की मैगजीन है। पीसीएस के प्री के लिए बहुत अच्छी मैगजीन है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसी मैगजीन के शॉर्ट नोट्स बनाकर इंपॉर्टेंट नोट वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो देखे होंगे। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आर्थिकी, ठीक है, और थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत का विकास दर 6.7% होने की अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? आईएमएफ ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत का जो विकास दर है वो 6.7% रहेगा। इससे पहले जो था वो 6.3 कहा था, ठीक है, लेकिन अब कहा है कि ये बढ़ जाएगा। अच्छा, आईएमएफ देखिए ये सवाल कैसे बन के आता है आपको बहुत क्योंकि देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भारत के जो ग्रोथ होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं तो आरबीआई होता है या आईएमएफ होता है या वर्ल्ड बैंक होता है या एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अनुमान लगाते हैं। तो एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कि हाँ मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना लगा दिया। तो थोड़ा सा आप जब तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा एक अलग से पेज बनाकर तैयार कर लीजिएगा कि हाँ किसने क्या क्या है, ठीक है, अलग से तैयार कर, सबका मिला लीजिएगा। 4-5 चीजें होती है उनको मिला लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर आईएमएफ ने कहा था कि जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% रहेगा। अच्छा, आईएमएफ एक चीज और निकालता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वो हर साल जारी होती है। कौन जारी करता है? आईएमएफ करता है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ जो है वो जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत हो गई है। अब आपको पता ही है जो यूपीआई है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाई है जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट की जा रही है। भारत को प्रमोट भी बहुत कर रहा है। अलग अलग जितने कंट्रीज है वहां पर इसका प्रचलन बढ़ा दिया है। कई कंट्रीज जो हैं वो भी बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल में एक श्रीलंका और दूसरा मॉरिशस जो है वो दोनों देशों ने कहा है कि हम जो है आपका यूपीआई यूज करेंगे। मॉरिशस ने तो यहाँ तक कहा कि रुपए कार्ड की सेवाएं भी शुरू कर देंगे। तो जिस एक तरह से भारत की जो टेक्नोलॉजी का जो फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। दुनिया ग्लोबल लेवल पे देख रही है कि इंडिया की कंपनीज, इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है वो भी काफी सस्टेनेबल और रिलायबल है। तो श्रीलंका और मॉरिशस दोनों ने यूपीआई को कर दिया है, प्लस मॉरिशस ने रुपे कार्ड को भी अलाउ कर दिया है, ठीक है। अच्छा, भारत की वृद्धि दर 6.2% होने का अनुमान कौन लगा रहा है? ओईसीडी। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे आईएमएफ था वैसे ये भी है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। हिंदी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ओईसीडी। इसने बोला है कि भाई इंडिया का जो 24-25 के लिए जो रहेगा वो 6.2% रहेगा। 24-25 के लिए जो ग्रोथ रेट रहेगा 6.2%, ऐसा ओईसीडी ने कहा है। इससे पहले मैं आईएमएफ का देख लिया था, वो 6.7 तक पहुंच गया था, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एस्टिमेट करती हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एग्जाम के सवाल हैंडल कर पाओ। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो पहला है इनसेक्ट 3DS, इंपॉर्टेंट है। इनसेक्ट 3DS उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। इनसेक्ट 3DS, जिसे बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इनसेक्ट INSAT, इनसेक्ट 3DS उपग्रह। अब यह हरिद्वार के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन, देखिए फरवरी में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है एक टापू, ठीक है। वहां पर एक अंतरिक्ष केंद्र, इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये अपने आप में सवाल आ जाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, वहां पर एक सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वहां पर इसरो ने GSLV F14, ठीक है, F14 से के माध्यम से ये इनसेक्ट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। तो GSLV
GSLV F14 एक रॉकेट है जिसके ऊपर एक सैटेलाइट रखी है जिसका नाम है इनसेक्ट 3DS, ठीक है, और ये अंतरिक्ष में लेगा। तो ये जो रॉकेट है ये इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले गया है और वहां पर ये अंतरिक्ष जो है अपना काम कर रही है। ये GSLV F14 जो है इसका 16वां और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का ये 10वीं उड़ान है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो बहुत ही हाई पावर जनरेट करते हैं, बहुत ठंडे जगह पे काम करते हैं, तो काफी उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी है। तो GSLV का ये 16वां ये है। अब GSLV का कहानी क्या है, इसका छोटा भाई भी है PSLV, ठीक है। वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो हल्के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम आता है। GSLV थोड़े भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम आता है। 16वां ये उड़ान थी और इसके साथ जो हमने इनसेक्ट 3DS को प्रक्षेपित किया। ये क्या करेगा, सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं के अनुमान लगाएगा, लगभग 2274 किलोग्राम का है और इसका जो उपयोग है पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, खोज एवं बचाव, महासागरीय प्रौद्योगिकी ओशन टेक्नोलॉजी के लिए किया जाएगा। इसका प्रयोग बादल, कोहरे, वर्षा, बर्फ, आग, धुआं, भूमि, समुद्र की गहराई में शोध करने के लिए भी काम आएगा। तो अलग अलग इसके काम है, ठीक है। इनसेक्ट 3DS सैटेलाइट के माध्यम से मौसम से जुड़ी जानकारी हासिल करने और भूमि संरक्षण के लैंड कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड कंजर्वेशन के लिए आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोग चूक जाते हैं, एक तो ये मौसम संबंधित तो है ही है, प्लस ये लैंड कंजर्वेशन के भी काम आता है कि पता लगे कि कौन सी लैंड कहां पर बची हुई है, इसको हम ठीक से कंजर्व करके, ये तो नहीं कि मिट्टी कट रही है, क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी भी इनसेक्ट 3DS देगा हम लोगों को, ठीक है। और इससे पहले जो है वर्तमान में इनसेक्ट 3D और इनसेक्ट 3DR जो है वो जो है मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं। अब जो है इनसेक्ट 3DS हो जाएगा, ठीक है, इनसेक्ट 3DS। TOI 715b नामक ग्रह की खोज हुई है। एक ग्रह की खोज हुई है, तो जो लोग पृथ्वी से दुखी हो चुके हैं वो इस ग्रह में जा सकते हैं। TOI 715b। ये बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहेगी कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, यात्रा थोड़ी लंबी होगी, और यात्रा जो लंबी है वो है लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूर, यानी कि 137 लाइट ईयर दूर एक ग्रह मिला है, ठीक है, जिसका नाम रखा है TOI जो है रखा गया 715b, ठीक है। और वैज्ञानिक इसको सुपर अर्थ का हो गया है क्योंकि यह एक हैबिटेबल जोन के अंदर है। हैबिटेबल जोन क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी ग्रह होते हैं वो किसी ना किसी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। जैसे हमारा सूरज को हम सन कहते हैं, ऐसे कोई और भी सूरज होगा, अमून स्टार होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी कोई ना कोई सैटेलाइट जो चक्कर काट रहा होता है। तो अब अगर कोई सैटेलाइट बहुत पास में है उसके अपने सूरज के, तो गर्मी के कारण जो है वो वहां पर पानी नहीं होगा, लाइफ नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बहुत दूर पे है तो इतना ठंडा होगा कि तभी लाइफ नहीं होगी। तो एक ऐसा रेंज, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सही है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, और पानी भी जो है लिक्विड स्टेज में है, तो ऐसे जगह को हम बोलते हैं हैबिटेबल जोन या गोल्डी लॉक जोन। क्या बोलते हैं? हैबिटेबल जोन या गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रह मिला है TOI 715b, ये एक हैबिटेबल जोन के अंदर, यानी कि अपने स्टार, जो उसका स्टार होगा उसके जो उसका सन होगा उसके बिल्कुल सही दूरी पर है, ना बहुत पास में ना बहुत दूर पे है, वहां सर्वाइवल की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना आकार वाला यह ग्रह संभावित रूप से तरल पानी के लिए इसमें अनुमान है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब, का उपयोग करके ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट से भी सैटेलाइट TESS द्वारा की गई यह खोज भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान के अवसर प्रदान करेगी। TESS एक अंतरिक्ष दूरबीन है जो नासा के एक्सप्लोरर कार्यक्रम का हिस्सा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप है जो अवध प्रकाश का अवलोकन करता है, ठीक है। और इसे कौन बना रहा है? नासा बना रहे हैं, कैनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी CSA और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA के माध्यम से एक ये
काम किया जा रहा है। थोड़ा सा समझने की बात है कि एक नया उपग्रह में एक नया प्लेनेट मिला है जिसका नाम है TOI 715b, जो एक लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है, क्योंकि लाइट से तेज कोई चीज नहीं है, तो हमने एक सिस्टम बनाया कि एक लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसको हम एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए कि 137 प्रकाश वर्ष दूर, मतलब कि लाइट ही 137 साल तक ट्रेवल करती रहे, तब जाके आपको एक ग्रह मिलेगा। ठीक है, तो वो एक हैबिटेबल जोन के अंदर जहां पे पानी जो है लिक्विड फॉर्म में रहने की संभावना है, और इसको जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया है। और इस कार्यक्रम में नासा, CSA और ESA का एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है। ये देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट। देखिए, एक ना सिस्टम बनाया IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी, मतलब यानी कि एक होता है नॉर्मल स्पीड, एक होता है बहुत हाइपर स्पीड, बहुत तेज, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल। एक टनल है, ठीक है, इसके अंदर कितनी तेजी से वो चीज जो है जा सकती है। हाइपर टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर इसका सफल परीक्षण किया। IIT कानपुर द्वारा विकसित इस तकनीक के सुविधा में हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार कर सकता है। यानी जो हमारे पास मिसाइल हैं हाइपरसोनिक, देखिए अगर कोई चीज समझते हैं, यहां पे अगर कोई चीज 330 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चले तो इसको बोलते हैं सोनिक स्पीड। अगर कोई चीज, और इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, इसको हम 1 मैक बोलते हैं, MSCH 1 मैक। ठीक है, तो 1 मैक हो गया 330 मीटर पर सेकंड, यानी साउंड की स्पीड, सोनिक स्पीड हो गया। अगर कोई चीज इससे कम है, यानी 0.5 मैक है, तो इसको बोलते हैं सबसोनिक, यानी कि स्पीड से कम सोनिक की स्पीड है। ठीक है, अगर कोई इससे ज्यादा है, 1 से लेकर 5 मैक के बीच में है, तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, और अगर 5 प्लस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, यानी कि आवाज की स्पीड से 5 गुना या उससे ज्यादा की स्पीड को हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। यानी कि एक मिसाइल ऐसी है जो इतनी तेज स्पीड से आ रही है, वो निशाना लगा पाए या उस पर निशाना लगा पाए, कि हाइपरसोनिक मिसाइल ही किसी जगह गिरे या उसको ही काउंटर करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो IIT कानपुर ने बनाई है, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जो है, वो वहां पे काम आ सकता है। ठीक है, नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार, एक रडार बना है प्रिसीजन अप्रोच रडार। ठीक है, और इसका जो है वो नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नई रक्षा प्रणाली बनाई है। क्या बनाई है? प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है। किसने? एडमिरल R हरि कुमार ने। कहा? अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार में नौसेना प्रमुख हरि कुमार जी ने जो है वो एक नई डिफेंस मैकेनिज्म का, इसको बोलते हैं प्रिसीजन अप्रोच रडार, जो है उसका उद्घाटन किया है। और ये जो है इस पे स्थित है INS उत्कृष्ट पे। तो INS उत्कृष्ट पे ये सिस्टम रखा जाएगा, रडार। ये नया रडार सिस्टम है। रडार का काम ही होता है कि कोई वेसल, कोई जहाज गया तो उसको ढूंढ सके, देख सके। ठीक है, नौसेना प्रमुख अंडमान निकोबार कमान को मजबूत करने के लिए रणनीतिक त्रिसेवा कमान की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर है। ठीक है, और ये किसने निर्माण किया? चेन्नई में इसका निर्माण हुआ, कंपनी ने किया रडार का। ठीक है, INS संधायक भारतीय नौसेना में शामिल। ठीक है, जो INS संधायक है जो कि लगभग 290 मीटर लंबा है। ठीक है, और 2 डीजल इंजनों से लैस है। इसकी स्पीड लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 11,000 किलोमीटर ये जा सकता है। ठीक है, लगभग 150 से ज्यादा इसमें कर्मचारी काम कर सकते हैं। नौसेना का डॉकयार्ड है, सरकारी डॉकयार्ड, जहां पर ये बनाया गया है, तो वहां पर यह बनाया गया विशाखापट्टनम में INS संधायक को जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नौसेना में। ठीक है, यह देश का सबसे बड़ा और पहला सर्वे पोत है।
क्या है? एक ऐसा पोत जो कि सर्वे करता है, सर्वे कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत है। ठीक है, जहाज की प्राथमिक भूमिका सुरक्षित समुद्री नौवहन को सक्षम करने के लिए दिशा में बंदरगाहों, नौवहन चैनल, मांगो, तटीय क्षेत्र और गहरे समुद्र का पूर्ण पैमाने पर जल साफ चित्रण संबंधी, यानी कि जो भी सर्वेक्षण करना है, पूरा मैपिंग करनी है, देखना है कि सब कुछ सही है क्या है, ये सब काम जो है वो INS सिंधु का रहेगा। ठीक है, और ये डॉकयार्ड में है, विशाखापट्टनम में डॉकयार्ड बनाया गया। इसके अलावा जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। INS सिंधु महान सागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और देश के साथ साथ अन्य देशों की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रोल प्ले करेगा। INS सिंधु नौसेना में शामिल होने से आत्मनिर्भरता के साथ भारतीय नौसेना को समुद्री आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता मिलेगी। भारतीय नौसेना के अनुसार कोलकाता के मेजर्स गॉर्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने 4 बड़े सर्वेक्षण पोत निर्माणाधीन है और INS सिंधु उसमें से प्रथम है। ठीक है, तो आप देखिए विशाखापट्टनम में इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन बनाया किसने है? मेजर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। मेजर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड मेजर्स ने 4 बनाने हैं और ये जो INS सिंधु है इसका पहला है। तो जो उसके बाद के 3 आएंगे वो बोले जाएंगे INS सिंधु क्लास, यानी कि उस तरह का है। ये 4 बनेंगे, एक बन चुका है, 3 और इसी तरह के बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा? मेजर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया? यहां तक हो गया? ठीक है। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। देखिए, प्रोपल्शन का मतलब होता है जो हमारे रॉकेट के अंदर फ्यूल यूज होती है। जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, वैसे जो रॉकेट में होता है उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट। तो स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन। अब इसमें क्या होता है, जब ये रॉकेट जो है जाता है तो बहुत सारी गैस से जो है, पुराना तरीका जो था वो गैस भी होती है और केमिकल भी होता है, और केमिकल के जलने से गैस उत्पन्न होती है जो कि वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए एक स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन बनाया गया, यानी कि ऐसा चीजें बनाई गई हैं जो जिससे आपका वातावरण, एनवायरनमेंट दूषित नहीं होगा, इसलिए इसका नाम ग्रीन प्रोपल्शन है कि वातावरण दूषित नहीं होगा। और चूंकि इंडियन ने बनाया है टेक्नोलॉजी, तो स्वदेशी हो जाएगा ये। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने 1 फरवरी 2024 को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम में निर्धारित कक्षा में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसे PSLV C58 से एक पेलोड पर लॉन्च किया गया है। ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को DRDO और TDF योजना के तहत बनाया गया। I1N क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट ब्रस्टर नामक टेक्निक वाली इस परियोजना के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, क्या स्टार्टअप नाम है? बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई है। तो एक स्टार्टअप ने जो है ये बहुत बड़ी बात की है, स्वदेशी प्रोपेलेंट यहाँ यूज हो रहे हैं, ग्रीन प्रोपेलेंट यूज हो रहे हैं, जिससे वातावरण जो है वो दूषित नहीं होगा और हेल्थ हजार्ड नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ। एक पोर्टल है स्वाति, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 11 फरवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का तात्पर्य साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला निजी स्पेसक्राफ्ट। हमें पता है कि जो चंद्रयान 3 था वो सीधे जाकर चंद्रमा के साउथ पोल में गया, जहां पर अंधेरा रहता है। ठीक है, और जिस जगह पहुंचा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। ऐसा ही कारनामा एक अमेरिका की कंपनी ने किया है और पहला जो है अपना वहां पर पहुंचा दिया है, और ये पहला निजी कंपनी स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला जो है वो निजी यानी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है। सरकारी तो पहुंच चुके हैं लेकिन ये पहला निजी है। 23 फरवरी 2024 को अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर जो है ओडिसिस जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे लैंड हो गया। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ओडिसिस चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट है।
तो ओडिसिस चंद्रमा पर लैंड करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट है। अमेरिका दूसरा देश है जहां चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। पहला इंडिया हो गया, दूसरा अमेरिका हो गया। इससे पहले 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की। लैंडिंग से पहले ओडिशस के नेविगेशनल सिस्टम में कुछ खराबी आई थी, जिसके बावजूद लैंडिंग कराई गई। ओडिशस जिस जगह पर लैंड हुआ उसे माला पाट के नाम से जाना जाता है, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर सूर्य की रोशनी है नहीं, और वहां ओडिशस जिस जगह पर लैंड हुआ है उसे मालापाट के नाम से जाना जाता है, यहाँ समुद्र की रोशनी नहीं पहुंची। सात संक्षेप क्या है? निखिल जोशी जो हैं वो बोइंग डिफेंस के, बोइंग कंपनी जो होती है जहाज वाली, उसके इंडिया के एमडी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और इस नियुक्ति को विदेश का उद्देश्य देश में कंपनी के ऑपरेशन को मजबूत करना और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में तेजी लाना है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या? कंपनी देश में जो हमारा बोइंग कंपनी है उसके ऑपरेशंस को मजबूत करना और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में तेजी लाना है। आनंद कुमार जो है, सुपर 30 वाले आनंद कुमार, उनको यूएई सरकार ने एक गोल्डन वीजा दिया है, और इस गोल्डन वीजा के माध्यम से जो आनंद कुमार जी हैं वो एक दीर्घकालीन निवास वीजा है ये गोल्डन, और वहां पर 10 वर्षों तक युवा रह सकते हैं। इसमें जो विदेशी नागरिकों को 5 या 10 वर्षों के लिए यूएई में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो आनंद कुमार के ऊपर पिक्चर बन चुकी है, इसमें ऋतिक रोशन हीरो थे। सुपर 30, तो सुपर 30 वाले ही आनंद कुमार हैं, और ये अब चाहे तो 10 साल तक जो है यूएई में रहकर पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार इनको वीजा रिन्यू करनी होती है, 10 साल के बाद देखेंगे। 16वां वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, तो 4 नए सदस्य हैं। 16वां वित्त आयोग आया है। 16वां वित्त आयोग जो है वो अरविंद पनघड़िया जो हैं उसके अध्यक्ष हैं, अरविंद पनघड़िया जी हैं उसके अध्यक्ष हैं। और 4 जो ये लोग आए हैं, इसमें 3 पुरुष जो हैं वो स्थायी पूर्णकालीन सदस्य हैं, बट एक जो है महिला वो एक टेम्परेरी रूप में जुड़ी है। तो जो स्थायी जुड़े हैं उनका नाम क्या है? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यूज और निरंजन राज्याध्यक्ष। ठीक है, ये 3 ये हो गए, और सौम्य कांति घोष को 16वां वित्त आयोग का आंशिक सदस्य बनाया गया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया। ठीक है, इस आयोग के। और आर्टिकल 280 के तहत एक राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग गठन करता है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के तहत, और 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तथा ये सिफारिश अप्रैल 2026 में शुरू होने वाले आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए तैयार किया जाएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल संविधान के अंदर है, इसका मेंशन 280 आर्टिकल के अंदर मेंशन है, जिसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों पर समझौता करना है कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है कार्य केंद्र और राज्यों के बीच की वित्तीय संबंधों से जाता है। 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2 लोगों को मिला है। एक है हमारे संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको हम बोलते हैं गुलजार, संपूर्ण सिंह कालरा, और दूसरे हैं हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य। इनको जो है 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया जा रहा है। शशि तरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो फ्रांस का सबसे ऊंचा जो प्रख्यात लेखक और राजनेता शशि तरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सेवा है शेवियर दी ला लीजन जो है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा होगा वहाँ फ्रांस की इकोनॉमी में, फ्रांस की सोसाइटी में, फ्रांस के कल्चर में, उससे खुश होकर शेवियर दी लासा लीजन डी जो है वो दी जा रही है। शेवियर दी ला लीजन डी ओनू। बाफ्टा पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। बाफ्टा जो है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड से, जैसे हमारे यहाँ लोकल है जो हमारा ऑस्कर है वो अमेरिका में होता है, लेकिन बाफ्टा है वो इंग्लैंड में होता है। और बाफ्टा पुरस्कार में ओपनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। ओपनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिसमें 7 फिल्म को अवार्ड मिले। इसके अलावा पुअर थिंकिंग्स को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। पुअर थिंग्स ने 5 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। प्रमुख पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है लीडिंग एक्ट्रेस सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक
अभिनेत्री डिवाइन जॉय रेडोल्फ, द होल्ड आवर्स सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउन जूनियर ओपेनहाइमर ने। छठा वार्षिक ग्रैमी अवार्ड जो है 2024 के लॉस एंजलिस में ये हुआ, और इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो शक्ति जो ग्रुप हमारा शक्ति दिस मूवमेंट, शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वार्षिक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और इसमें जो जो टीम जीती है उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वार्षिक पुरस्कार, और इसके अंदर कौन 5 लोग हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपाल, और ताल वादक सल्वेश कृष्ण विनायकरम जो हैं वो शक्ति दिस मूवमेंट के जो हैं वो मेंबर्स हैं। बाकी ये खत्म हो गया है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। सुपर क्रैश कोर्स है यूपीपीसीएस 2024 प्री के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी ढंग से पूरी नहीं हुई है तो वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स वाला जो टॉपिक है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 1499 है, और 9919521555 कॉल करके इस ट्रेंडिंग टॉपिक यूपीपीसीएस जो है उसका क्रैश कोर्स कर सकते हैं। बाकी दूसरा है 15 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स जो है वो यूपीपीसीएस 2025 वालों को दिया जा रहा है, जो बिल्कुल फ्रेशर है। प्री प्लस मेंस रहेगा, वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तय कराई जाएगी। इसकी फीस जो है 3500 रुपए है, और इसके लिए भी हम 9919521555 कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।